नमस्कार। मैं अनिल सक्राट और कक्षा 12 के सिलेबस में डे 136 चैप्टर अपना ऑप्टिक्स चल रहा है, ऑप्टिक्स किरण प्रकाशी की इसका भाग, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन शुरू हो गया था हमारा, आगे अपवर्तन में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है कि अगर प्रकाश को विभिन्न अपवर्तन परावर्तन से गुजारा जाए, विभिन्न का मतलब है कई बार अपवर्तन परावर्तन हो जाए, 2 बार भी हो सकता है, 2-3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, और फिर वापस उसको परावर्तित करके लाया जाए, तो जब अगर उसी पथ पे लाया जाए तो वो अंत तक उसी पथ का अनुसरण करती है जिस पथ से वो गई थी। जिस पथ से प्रकाश जैसे अपवर्तित होकर गई है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वहां फिर तीसरे माध्यम में और दूसरा माध्यम चेंज कर दिया, फिर और अपवर्तन हो गया, आगे एक दर्पण रख दिया, दर्पण से वो परावर्तित हो गई उसी पथ पे, तो वापिस आते समय उसका पथ सेम रहेगा। इसीलिए इसको उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं, यानी जिस पाथ पे जाएगी रिवर्स कंडीशन में भी उसी पाथ पे आएगी, इसीलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और कभी पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है मैंने कल की क्लास में भी जिक्र किया था सबसे अंत में उसका कि 1μ2 = 1/2μ1 रिवर्स होती है ये दोनों बातें एक दूसरे की। माध्यम 1 से 2 में जाएंगे तो उसका अपवर्तनांक और 2 से 1 में आएंगे तो उसका अपवर्तनांक, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। उसका सिद्ध करने का तरीका है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहे, शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप ये बात लिख सकते हैं, इसके अनुसार यदि प्रकाश को विभिन्न अपवर्तन परावर्तनों से गुजारा जाए तो इसके पश्चात वह वापिस आते समय उसी पथ का अनुसरण करता है जिस पथ से जाता है। इस बात को आप लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो अगर प्रकाश के मान लो ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, यहां से जाते हैं तो ये तो इसका हो गया आपतन कोण, और अपवर्तन के पश्चात वो इस पाथ पे टर्न कर जाती है, ये हो गया इसका अपवर्तन कोण, ये हो गया आपतन कोण। अब इसको आगे अगर लेके जाए, आगे समतल दर्पण रख दिया जाए, मान लो आगे समतल दर्पण रख दिया जाए, तो समतल का मतलब है उसी पथ से क्या जाएगी, वापिस आ जाएगी, जिस पथ से जा रही है उसी पथ से वापिस आ जाएगी। तो वापिस आते समय क्या होगा, ये तो जाते समय की कंडीशन थी, वापिस आते समय कोण तो विलंब के साथ ही बढ़ेंगे, तो ये आर कोण है, कोण तो आर, ये आपतन की तरह व्यवहार करेगा, इसके लिए आपतित किरण हो गई है वापिस आते समय। फिर क्या होगा, अब क्या ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो सघन से विरल में आती है तो क्या होता है, अविलंब से दूर बढ़ती है, और वापिस आते समय कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, डायग्राम को समझ लें इसको, और ये क्या हो रही है, इससे दूर हटती है। तो ऐसा नहीं है वो कंडीशन फॉलो नहीं होती, सारी कंडीशन फॉलो होती है और पथ वही सेम रहता है। इस पे एक बार मैं मिटा देता हूं। तो ये कोई ए बी रे है जो BC पाथ पर मूव करती है, ये PQ जो है वो सरफेस है, तो यहां से देखें PQ सतह से अपवर्तन के लिए जब रेज माध्यम 1 से 2 में जाती तो क्या होगा, sin I अपॉन sin R = 1μ2, 1 से 2 में जा रही। इक्वेशन बात देते, वापिस आते समय जब रेस किसमें जा रही है, 2 से 1 में आ रही है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि सघन से विरल में आती है तो रिवर्स हो रहा है प्रोसेस। तो क्या गया, यहाँ आपतन कोण क्या है, आपतन कोण है R sin R, अपवर्तन कोण क्या है sin I, इज इक्वल टू क्या हो रहा है 2μ1 हो रहा है।
या इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को हमें रिलेट करना है, तो इधर साइन आई अपॉन साइन आर है, इधर साइन आर अपॉन साइन आई है, क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक का मान दूसरे में रख दो, कैसे भी कर दो से यहाँ से इसको रिवर्स करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर हो गया, इधर 1 अपॉन म्यू हो गया, इसकी जगह रख दें 1 अपॉन 2 म्यू 1, तो आ गया। वैसे से जैसे भी समझ में आए वैसे कर सकते हो। तो 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुणा 2 करने पर ऐसे लिख दो, वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाय साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई 2 म्यू 1, साइन आर to साइन आर कैंसिल आउट, आई to आई कैंसिल आउट, इट मींस 1 is equal to 1 म्यू 2 multiplied by 2 म्यू 1, we can write as a 2 म्यू 1 in a reciprocal of 1 म्यू 2 is equal to 1 upon 2 म्यू 1, it means both are reversible to each other, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक दूसरे के गुणनफल इनका कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ये भी रिलेशन है, और 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1 है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे दे दिया जाए कि हवा का जल का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है, तो हवा का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, एक का 1 से 2 की तरफ ले रहे हैं, अगर 1 म्यू 2 ले रहे हैं तो कितना है, 3/2 है, तो अगर 2 से 1 की तरफ लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हो गया, 1 अपॉन हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3/2 इसका मतलब इज इक्वल टू 2/3, ये इसका रिजल्ट है। तो बस ये रिजल्ट, ये बात इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि आपको ये नहीं रहे भाई आए कहां से, ये कहां से, तो इसके लिए हमने ये डेराइव किया है, बाकी आप इसे नोट भी कर लें, ज्यादा इतना कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, आपको रिजल्ट इसका जरूर पता होना चाहिए, जिसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आगे, तो 1-2 टॉपिक में और भी यूज करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि अपवर्तनांक आपस में क्या रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपने कांच की पट्टिका से अपवर्तन, महत्वपूर्ण टॉपिक है, कांच की पट्टिका से अपवर्तन, न्यूमेरिकल पोर्शन भी उसमें पूछ लेते हैं, और एक एक्टिविटी के अंदर से है जो आपके सिलेबस में है, तो आपको करनी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, तो आगे उसकी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है कांच की पट्टिका से अपवर्तन, महत्वपूर्ण टॉपिक है, डायग्राम समझ लें, प्रैक्टिकल में भी आपके काम आएगा, थ्योरी में भी काम आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। थोड़ी तबीयत थोड़ी खराब आज, इसके लिए हम क्या करें, कांच की पट्टिका एज्यूम कर लेते हैं, क्या बना देता हूं कांच की पट्टिका, ये कांच की पट्टी है, कांच की पट्टिका, जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है, टी है। ग्लास स्लैब अभी मैं दिखाता हूं किस तरह की होती है। ये है ग्लास स्लैब हमारे पास, दिखाई दे रही है सभी को, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या, ग्लास स्लैब, और इसके नीचे लिखा हुआ है 75 × 50 × 12 mm, 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, LBH, L फॉर लेंथ, B फॉर विड्थ एंड H फॉर हाइट, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है मिलीमीटर।
और ये है ग्लास स्लैब। अब इसको बोर्ड पे तो हमने किस तरह से बढ़ाया है इस तरह से बढ़ाया, लेकिन कागज पे हम इस तरह से थोड़ी रखेंगे, यहाँ छोड़ देंगे तो गिर जाएगी तो क्यों। ये कागज पे कैसे रखेंगे हम इसको, पेपर बोर्ड पे रखते हैं, इसको इस तरह से रखते हैं। और इधर से प्रकाश किरण आ रही है, सभी तरफ से आती है। प्रकाश किरण आने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ऑल पिन लगा देते हैं। ऑल पिन मैं आपको इसका करके बता देता हूँ कैसे किया जाता है इसको। एक दो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, वो मैं लेता हूँ पहले। हम देखते हैं कैसे करते हैं। ये इस तरह का एक बोर्ड लिया जाता है, ये बोर्ड यूज करना है आपको, जो है मेरे पास। इस पे कोई भी A4 साइज का प्लेन पेपर हमने लगा दिया है, और इस पे पेपर बोर्ड पिन जो आती है वो लगा के इसको स्टेबल कर देते हैं। अब क्या करना है, इस पे आप इस तरह से ग्लास स्लैब को यहाँ रख दें कहीं पर भी बीच में, और इसकी बाउंड्री कर ले ताकि अगर ये हिल भी जाए तो हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ रखा है। इस तरह से इसकी बाउंड्री आप इसके ऊपर हाथ रख के कर सकते हैं। अभी तो मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ समझाने के लिए, मेथड आपको ये करना है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वो नहीं है यहाँ सिस्टम। तो यहाँ टेबल पे इसको रखेंगे, फिर एक उंगली से इसको दबाएंगे, चारों पेंसिल से आप इसको ये प्रोसेस कर सकते हैं। ABCD माप लिख लें। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये इसकी मोटाई है। अब प्रकाश किरण कैसे आएगी, किधर से आएगी वो देखिए। अब इसको हटा दें आप, इसको हटा के कहीं पर भी परपेंडिकुलर बना दें, सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दें इस तरह से एक लाइन खींच दें, इसको लगा दिए लाइन, स्केल से बनाएगा। और इस लाइन पे आप 30 डिग्री का एंगल बना लें, 30, 35, 40 कितना ही बना लें, कोई जरूरत नहीं है 30 कितना भी। यहाँ से हम D की सहायता से अपने क्या करेंगे, एंगल बना लेंगे। तो और उस एंगल से यहाँ क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे। ये जैसे मैंने एंगल बना दिया 35 डिग्री, ठीक है, ये करना। अब जहां आपने ये लाइन लगाई है 35 डिग्री की, इस पे ऑल पिन लगाते हैं, 2 ऑल पिन लगा देते हैं। 2 तो कम से कम चाहिए, 3 भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनिमम चाहिए। कहीं पर भी लगा दें आप इसे, जैसे एक मैंने यहाँ लगा दी और एक इसी लाइन पर थोड़ा सा आगे लगा दें, यहाँ लगा ये 2 ऑल पिन। प्रकाश किरण का मतलब क्या है, प्रकाश किरण का मतलब है कि कोई वस्तु हमें दिखाई दे, तो इसका मतलब वहां से चली प्रकाश किरण हम तक पहुंची थी तभी तो हमें दिखाई देगी वो। तो प्रकाश किरण का मतलब, प्रकाश तो हमारे पास है, उसकी किरण अलग से कैसे दिखेगी, इसलिए कोई वस्तु वहां रख देते हैं। वस्तु यहाँ क्या ले ली हमने, सबसे बारीक ऑल पिन ले ली, जिससे हम इसी वे में देख सकते हैं। ये T मोटाई। अब देखिए, अब आप पता चल जाएगा कैसे होगा अपवर्तनी घटना। अब आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां से जो चलकर प्रकाश किरण आई अपने यहां से देखेंगे, अगर इसको ऐसे देखेंगे तो देखो प्रकाश किरण क्या हो रही है, एक बार तो इस कांच के इस पार्ट के अंदर प्रवेश कर रही है, इस पार्ट में प्रवेश कर रही है। फिर ये इतनी जो मोटाई है इसकी, यहां से यहां तक, इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर वो गति करेगी। जब तक इस भाग में गति कर रही है तब वो ठोस भाग में, डेंसर पार्ट में, सघन माध्यम में गति कर रही है। उसके बाद फिर जब वो यहाँ से निकलेगी, इस पार्ट से निकलेगी, नीचे वाले पार्ट से, तो फिर वो सघन से किस में आ जाएगी, विरल में आ जाएगी। तो इस तरह से कितनी बार अपवर्तन हुआ है, कितनी बार, 2 बार अपवर्तन हुआ। 2 बार अपवर्तन के बाद में प्रकाश किरण इधर आएगी। तो हमें अपनी आंखों को इसकी कांच की पट्टिका में से देखना है, इस तरह से इस तरह से आप देखोगे तो आपको वही ऑल पिन जो है वो इधर दिखाई देगी, इधर इस साइड में दिखाई देगी। और आपको क्या करना है, जिस साइड ऑल पिन लगाई है उस साइड नहीं देखना है, आपको दूसरी तरफ आगे देखना। ऑल पिन हमने उधर लगाई है, टेबल पे इसको रख देंगे और इधर से देखेंगे, इसके सामने नजर करके। वो ऑल पिन आपको इधर, दोनों ऑल पिन लगाई, दोनों इधर भी दिखाई देगी, लेकिन इधर जो दिखाई देगी वो प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद में आ जाएगी। एक बात बहुत ध्यान रखना, आप इसको ऐसे ऊपर से मत देखना, ऊपर से देखोगे तो कौन सी दिखाई देगी वही, क्योंकि ऑल पिन की लंबाई तो क्या है, ज्यादा है, और स्लैब की लंबाई, ऊंचाई कितनी है, थोड़ी है। अब तुम ऊपर से देखोगे तो वही दिखेगी और तुम फिर यहाँ लगा तो उसके सामने, तो अपवर्तनी घटना का पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा,
अपनी आंखों को इस कांच की पट्टियां की जितनी मोटाई है उतनी मोटाई में ही ऐसे करके देखना पड़ेगा। इसको इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में दिख जाता है और मुश्किल से 1.5 मिनट में एक्सपेरिमेंट हो जाता है। इसमें से देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगी वो, और यहाँ आप क्या करोगे, जहां दिखाई दे रही है वहां डॉट लगा दो और वहां क्या करो, डॉल्फिन और लगा दो। जैसे मेरे को जहां दिखाई दे रही है उसके अनुसार हमने इसको स्टेबल रखना है। मैं तो हाथ में इसलिए इधर उधर मूव हो रहा है, टेबल पे रखना, हिलाना नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे और इस डॉल्फिन को जैसे यहाँ दिख रही है तो अपने यहाँ लगाना है, मतलब वैसे लगा रहा हूँ। और फिर एक और इसके सामने लगा दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बात का कि एक बिंदु से कभी भी लाइन नहीं बनाई जा सकती। एक बिंदु से बना सकते हैं क्या? एक बिंदु से तो किधर भी जा सकती है, बिंदु लगा दी यहाँ से तो इधर भी जा सकती है, इधर भी। लेकिन अगर हमने 2 बिंदु बना दिए तो ये बिल्कुल इनको सीधी लाइन ही आएगी। इसीलिए कितनी ऑर्बिट लगानी है? 2 लगानी है, एक से कभी भी लाइन नहीं बनेगी। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको हटा दोगे और ये जो लाइन है इनको भी और इनको भी क्या करेंगे, हटा रहा हूं मैं, देख लेना यहाँ से। इनको भी अपने क्या करेंगे, हटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे जहां हमने ऑर्बिट लगाई थी और इनको मिला देंगे, इनको इस तरह से पेन से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, स्केल यहाँ ऐसे स्केल रखिए कंप्लीट, ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे। जब आप आगे बढ़ाओगे इसको ऐसे तो आपको पता चलेगा ये जो दोनों लाइनें आई हैं ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इनके बीच की दूरी कहीं पर भी देखेंगे तो क्या मिलेगी, समान मिलेगी, बराबर मिलेगी। इससे क्या पता चलता है, इससे एक बेसिक बात क्या पता चलती है कि कांच की पट्टिका से जब अपवर्तन होता है तो ये तो आपतित किरण है और ये बाहर निकलती है, ये एमर्जेंट रे कहते हैं इसको, निर्गत किरण है। दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं और उनके बीच का कोण अगर पूछे तो कितना होता है, समांतर है तो 2 रेखाएं समांतर है तो उनके कोण कितना होगा, कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इन दोनों के बीच का जो कोण बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 0 डिग्री बनेगा। अब यूं कहते हैं कि ये इसके लंब अभिलंब के साथ कितना कोण बढ़ाएगी, तो ये भी उतना ही बढ़ाएगी जितना ये बढ़ाएगी, तभी तो समांतर है। तो ये कोण भी कितना बढ़ेगा, 30 डिग्री बढ़ेगा। इसको हम आई से लिखेंगे, इसको ई से लिखेंगे, ई से। तो क्या रिजल्ट आया, आई बराबर ई। एक रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, आई और ई क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों 3 बातें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि कांच की पट्टिका से जब अपवर्तन होता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है, तो दोनों बराबर होते हैं। रेखाओं में क्या संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर होती है लेकिन इनके बीच में कुछ दूरी आ जाती है, कुछ दूरी। इस दूरी को माप के लिखना होता है अपने को। तो अपने को आपको एक्टिविटी में क्या करना है, एक्टिविटी में आपको ये दूरी मापनी है कि 1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर, बस ये लिखना है। इसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डी से लिखते हैं इसको। तो आपको वहां पे लिखना है कि पार्श्विक विस्थापन कितनी प्राप्त हुई, 1.2 सेंटीमीटर 1.1 सेंटीमीटर, ये बताओ। अब ये पार्श्विक विस्थापन क्या है, 2 किरणें समांतर हैं तो टकराएंगे तो नहीं, काटेंगे नहीं एक दूसरे को, लेकिन उनके बीच की दूरी निश्चित रहेगी। वो जो निश्चित दूरी है उसको क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। सिंपल डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, जब प्रकाश कांच की पट्टिका पर आपतित होती है और जब निर्गत होती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की क्या है, लंबवत दूरी है, ये ऐसे मापेंगे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। डेरिवेशन पोर्शन में आए तो उसका फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं कि डेराइव द फॉर्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट फॉर द ग्लास स्लैब। कांच की पट्टिका से पार्श्विक विस्थापन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको देते हैं कि किसी कांच की पट्टिका पर प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो निर्गत कोण कितना होगा, निर्गत कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अपवर्तनांक दे दिया 1.5 कांच की पट्टिका का, उसका अपवर्तन कोण बताओ। तो अपवर्तन कोण तो यहाँ होगा, तो आप उससे स्नेल का जो नियम उससे आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। जो भी आप लाइव रहते हैं आप इसको पढ़ने में पूरा प्रैक्टिस किया करें, देखा करें, अच्छी तरह समझा करें
और चैट पे थोड़ा कम कम ध्यान दिया करें, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली है जो हमने पढ़ने के लिए बनाई है। तो आप बिल्कुल पढ़ाई पे, सिलेबस पे, इन चीज़ों पे फोकस करें और पढ़ें। कोई ऐसी वैसी बात ना लिखें जो नहीं लिखनी चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई किसी को, सबकी अलग अलग कन्फ्यूज़न होती है। कोई पूछता पेपर कब होंगे, तो कई काफ़ी बार मैसेज आता है पेपर कब होंगे। तो ये तो हम जैसे राज्य सरकार ऑर्डर देती है उसी के अनुसार सूचना हम आगे प्रेषित कर सकते हैं। तो पेपर के कोई अभी कोई फिक्स पता नहीं है, लगभग संभावना मई के आसपास की है। मई से पहले पेपर के होने की संभावना नहीं है। इस तरह की ये अलग अलग शंकाएं होती है, तो आपकी शंकाएं वो तो डाल आप सकते हैं, मेरे को पता होगी वो बात मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर बता दूंगा। कमेंट्स वगैरह मैं आपको देखता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, तो उनके रिप्लाई में कोशिश करता हूँ कर दूँ। बाकी कोई फिजूल ऐसी बातें नहीं लिखी हैं जो हम अपने घर में नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए फैमिली। हम भी, ये भी एक फैमिली है, इतने लोग सब जुड़ते हैं एक दूसरे से, चाहे उसका सोर्स, उसका जो जरिया है वो हमारा पढ़ने का है। जो बात हम घर में कर सकते हैं वो बात हम यहाँ कर सकते हैं। तो इस बात को जरूर आप थोड़ा सा अपने माइंड में क्लिक कर लें जब भी कुछ लिखें। तो कुछ एक दो बच्चे थे ऐसे जो कुछ फालतू कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, जो नहीं बोलनी चाहिए ऐसी बातें लिख रहे थे, तो फिर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बेवजह बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको भी बेवजह डिस्टर्ब करें। पढ़ाई का मटेरियल सब जगह है, सब जगह है। जिसको पढ़ना है उसके लिए कोई कमी नहीं है, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो, किताबों से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर, इन पर दुनिया भर के चैनल है, दुनिया भर के। आप एक टॉपिक लिखोगे, नीचे लिस्ट खुल जाएगी पूरी, आप उसको 500 टीचर से पढ़ सकते हो कहीं से भी। लेकिन जरूर आप थोड़ा सा मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। बाकी पढ़े अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन होती है तो वो आप बिल्कुल बताएं। हम तो देखते हैं थोड़े दिनों में जब भी समय मिलेगा एक लाइव सेशन रखेंगे, जिसमें मैं ये तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहती है जो लाइव स्ट्रीमिंग पे लगा दी जाती है, यानी उस टाइमर सेट करके लगा दिया जाता है, तो वो साथ ऑटोमेटिक समय कंटिन्यू चलती है। उसके बाद में वो अपलोड हो जाती है, फिर आप कभी भी उसको देख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल लाइव है, लाइव का मतलब बिल्कुल फेस टू फेस हम कनेक्टिंग रहेंगे। थोड़े दिनों में देखते हैं, जब भी समय मिलेगा मैं टाइम उसका वो पब्लिश कर दूंगा। उसके अंदर जो पब्लिश करने के लिए एक बॉक्स आता है अलग से उसके अंदर यूट्यूब में, तो उसमें मैं रिटर्न पार्ट में लिख के और वो डाल दूंगा। तो वो आपको तब पता चलेगा जब आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वरना आपको नहीं पता। क्योंकि ये तो मैं फेसबुक पेज पे मैं अपलोड करता हूँ, लिंक ग्रुप्स में भेजता हूँ, सब के काफ़ी ग्रुप्स में जुड़ा हुआ उनमें भेजता हूँ, तो उनके ज़रिए आप लोगों तक पहुँच जाते हैं। बाकी उसका मैसेज आपको तभी मिलेगा जब आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करते हैं। जब भी मैं लाइव आऊँगा तो मैं बिल्कुल पहले 2-4 दिन पहले, 2 दिन कम से कम 2 दिन पहले तो मैं उसमें ज़रूर डाल दूँगा टाइम और डेट। तो फिर उस समय हम बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट में लिखते रहें, मैं आपको उसके रिप्लाई करता रहूँगा लाइव, तो तब हम और डिटेल से बात करेंगे। कन्फ्यूज़न आप किसी भी तरह के डाल सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूर शब्दों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारी पहचान रहती है। अब आगे इसमें हम बात करते हैं कांच की पट्टिया से अपवर्तन। अब देखो इसमें 2 बार अपवर्तन की घटना हो रही है। इस डायग्राम को समझ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही महत्वपूर्ण डायग्राम है। यहाँ जब यहाँ आपकी तो रही है तो यहाँ का विलंब हम लेंगे, ये इसका विलंब है। ये जो कोण है वो क्या है, आई है। ये जो कोण है वो क्या है, आई है। आपतित किरण यहां से अपवर्तन की घटना होती है। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो 1 से 2 में जा रही है, इट मींस 1 म्यू 2। तो यहां से क्या होता है, इसको जाना इधर से ये था, लेकिन क्या हो जाती है, विलंब की ओर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है। तो ये जो कोण है वो क्या है, इसको हम R1 मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ कितनी बार घटना हो रही है, अपवर्तन की 2 बार हो रही है, इसको R1 मान रहे हैं। R भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, R1 मान रहे हैं इसको। तो इसी पार्ट को मैं सोल्व कर देता हूँ पहले। ये A है, B है, C है और D है। AB सतह से अपवर्तन जब हो रहा है तो क्या होगा, AB सतह से अपवर्तन में
क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू 1μ2। या आप इसको म्यू भी कह सकते हैं, म्यू भी कह सकते हैं, लेकिन जब उल्टा हो सगल से विरल में आए तो ध्यान रखना आपको क्या लेना है, 1/μ लेना है। या तो 1/μ रखो या 2μ1 रखो, तो आप कंफ्यूज न हो, इसलिए आप इसको क्या ले सकते हैं, म्यू भी ले सकते हैं। अब देखिए यहां से, यहां क्या होगा, अब यहां तो कोण बढ़ेगा वो इसके अनुसार बढ़ेगा अभिलंब। अब देखो एक ही सतह है, ये सतह ले लें, सही, ये सतह ले लें, दोनों समांतर है एक दूसरे के। कांच की पट्टिका में भी हमने देखा ऊपर वाली सतह या नीचे वाली सतह दोनों क्या है, ये सतह और ये सतह समांतर है। तो अभिलंब यहाँ 90 डिग्री, अब पे अपन कोई रेखा खींच दे, यहाँ खींच दे, दोनों भी एक दूसरे के आएगी, समांतर आएगी, सिंपल सी गणित है, समांतर आएगी। तो समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो बनने वाले कोण क्या रहते हैं, समान रहते हैं, इंटरनल कोण भी। तो यहां से इसका जो एकांतर कोण है ये क्या रहेंगे, बराबर। वैसे भी दिख रहा है कि जेड की आकृति बन रही है, एन की आकृति बन रही है, किसी भी फॉर्म में आप इसको मान सकते हैं। ये क्या होगा, R1 होगा, R1। अब यहां से जब अपवर्तन होगा तो क्या होगा, यहां से जब अपवर्तन होगा तो जाने की इधर सी है, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि कहां से आ रही है, 2 से 1 में आ रही है, तो ये ऐसे जाएगी। ये जो कोण बन रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको निर्गत कोण कहते हैं, एमर्जेंट निर्गत कोण। तो आपतन कोण I है, निर्गत कोण क्या है, E है। अब देखो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर ये बीच की बात नहीं होती, कांच की पट्टिका तो क्या है, बीच में कोई इसके अंदर कुछ बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर तोड़ के थोड़ी बढ़ाएंगे इसको, लेकिन अंदर की प्रोसेस क्या होती है वो मैथमेटिकली समझ रहे हैं इसे। अब इसको अगर आगे बढ़ाएं तो क्या आएगा, इस तरह से ये आएगा, ये दिखाई दे। तो आपकी किरण अगर कहीं नहीं मुड़ती तो ऐसे जाती, लेकिन मुड़ गई तब इधर आ गई। अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो क्या है, वो है डी, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं इसको। तो यहाँ 2-3 बातें आई है। आई क्या है, आपतन कोण है, पता ही है तो हमें। ई क्या है, निर्गत कोण है। टी क्या है, पट्टिका की मोटाई है। और डी क्या है, इसका पार्श्विक विस्थापन है। पहले तो हम ये सिद्ध करें कि I और E बराबर है। प्रैक्टिकली भी सिद्ध होता है, थ्योरेटिकली भी हम यहाँ बाय डेरिवेशन भी सिद्ध कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 दे दें। दूसरी बात, सीधी सतह से अपवर्तन की अगर बात करते हैं, सीधी सतह से अपवर्तन में क्या आएगा, साइन R1 अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1/, समीकरण नंबर, साइन R1, आपतन कोण R1 हो गया, निर्गत कोण क्या होगा, E हो गया, लेकिन सघन से विरल में आ रही है, ये बात ध्यान रखना, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो अपवर्तनांक का भी उल्टा लेंगे, 1/μ लेंगे। अब देखो म्यू की जगह ये म्यू का मान रख दें, समीकरण 1 का मान रखने पर क्या आएगा, साइन R1 अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1/, ये रख दे, साइन I अपॉन साइन R1, ये ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन E इज इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन I। R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है, 1 साइन E इज इक्वल टू 1 साइन I। दोनों को रिवर्स कर दें, क्या जाएगा, साइन E इज इक्वल टू साइन I। और जब दो त्रिकोणमितीय फंक्शन बराबर होते हैं तो उनके साथ लिखे गए कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां से क्या आ गया, E इज इक्वल टू I। तो क्या सिद्ध हो गया कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। महत्वपूर्ण बात है, ये कंसेप्ट आप जरूर ध्यान रख लें, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो आपको 1 नंबर में केवल ये बात बतानी है, क्या रिलेशन होता है, तो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तो दोनों समांतर होते हैं, कोण बराबर हो गए तो समांतर हो गए। अब इनके बीच की जो दूरी है, समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, जो हर जगह बराबर रहती है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। और उस मान को कहते हैं क्या, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मान ज्ञात होगा, मान हमेशा गिवन वैल्यूज में ज्ञात किया जाता है। R1 जैसे ये आ रहा है, R1 ये आ रही है, तो पट्टिका के अंदर की बात होगी तो हम
नहीं निकाल सकते, इसलिए R1 इसके अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरा गिवन वैल्यूज क्या, T गिवन है हमारे पास, I गिवन है, E गिवन है, ठीक है, ये हमें पता चल गया I और E बराबर है। इन फॉर्म में हम इसको सोल्व करना है, तो हमें किसका मान निकालना है, D का मान निकालना है। तो देखो D से यहाँ से ये दूरी लंब ले लें, ये ले लें, सब बराबर पर रहेंगे, तो अपने यहां से ले लेंगे, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। अब देखो हमें क्या करना है, PQ निकालना है, PQ का मान, D का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो आपको ध्यान रखें, क्या करना है कि हमें इस दूरी तक पहुंचना है, तो इस त्रिभुज से आएगी, इस त्रिभुज से। अब ये कोण कितना होगा, देखो आप इसको थोड़ा सीरियल से चले, कैसे, जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो हमें ये कोण चाहिए, हमें ये भुजा चाहिए, एक भुजा तो पता होनी चाहिए, फिर एक पता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा पता है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया ना, समकोण हो गया। एक भुजा पता है तो साइन कोस टेन तीनों में से जो भी यूज होगा वो लगा के दूसरी भुजा का मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। एक ही चाहिए, अब इनमें से तो एक भी नहीं पता, तो क्या करें, पहले इसका निकाल लें, इसका मान निकाल लें। जब इसका मान निकाल लेंगे तो उसको अगले में त्रिभुज में अप्लाई कर लेंगे। तो पहले इस ट्रायंगल को सोल्व करते हैं बाय ट्रायंगल, कौन सा, RST, दिखाई दे रहा है RST, ये ट्रायंगल RST। इसमें ये एंगल जो कितना R1 है और ये जो साइड है वो कितनी है, T है, ठीक है। तो ये T है तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी T हो गई। हमें क्या निकालना है, ये यहाँ लंब है 90 डिग्री, ये कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, ये इसका कर्ण हो गया, कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो किस में रिलेशन आया, आधार और कर्ण में। क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, T है, और कर्ण कितना है हमें ज्ञात करना है, क्या, PR है। तो PR इधर आएगा, PR इज इक्वल टू क्या आ गया, T अपॉन कोस थीटा। एक मान लिया समीकरण नंबर 3। अब ये तो इसका मान आ गया, इसका मान आ गया T अपॉन कोस थीटा, ये मान आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो ये ज्ञात करना है। अब पहुंच जाएंगे ना यार, अब कौन सा त्रिभुज यूज करें, बाय ट्रायंगल RPQ, ठीक है, इसका यूज करेंगे RPQ। यहां देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब ये कोण चाहिए इसके अंदर, ये कोण, अब ये कोण काम में नहीं आएगा, ये तो क्या है, देखो अधूरा काम है, ये कोण तो पूरा ये है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। कोण हम क्या निकाल सकते हैं, ये हम निकाल नहीं सकते, ये कोण हम इसमें बता सकते हैं। कैसे बताएं, देखो ये और ये दो रेखा एक दूसरे काट रही है, ये तो एक रेखा हो गई, ये हो गई, ये कोण I है, तो ये पूरा कोण भी कितना होगा, I होगा। इसमें से यहां से ये मुड़ गई, तो ये कोण तो हो गया R1। जब ये पूरा क्या है, I में से जो R1 घटाते हैं तो इधर वाला बच जाएगा I माइनस R1। तो ये कोण कितना बचेगा, ये कोण यहां लिख रहा हूं मैं, I माइनस R1। अब रिलेशन कौन सा निकालना है, कर्ण है अपने पास, और क्या ज्ञात करना है, ये थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है, लंब ज्ञात करना है। लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या गया, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, PQ, और कर्ण कितना है, T अपॉन कोस थीटा। ये है ना कर्ण, ये तो T अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा की जगह क्या आएगा, साइन थीटा की जगह या पहले कोस थीटा लिया ना, कोस थीटा के लिए तो ये कोण लिया हमने, क्या, R1, तो ये कोस R1 आ गया, ठीक है, R1 लगा। और साइन थीटा, यहाँ कोण क्या है, यहाँ कोण I माइनस R1, तो यहाँ लगा देंगे साइन I माइनस R1। अब अपने किसका मान निकालना है, PQ का निकालना था, पार्शियल विस्थापन। तो PQ क्या है, PQ इज इक्वल टू, ये इधर आगे गुणा हो जाएगा, क्या देगा, T साइन I माइनस R1 अपॉन कोस R1। ये किसका फॉर्मूला आ गया, कैलकुलेशन देखना सही तो है, कंफ्यूजन होता हो सकता है जल्दी जल्दी में हो भी सकती है।
तो पी आर की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ से, ये अपन cos थीटा आ गया। अब ये त्रिभुज यूज किए तो i माइनस आर कोण आ गया, कोण के सामने उधर लंब है, 90 डिग्री के सामने उधर कर्ण है, लंब और कर्ण में संबंध देखना है तो हमें साइन थीटा क्या होता है 90 कर्ण होता है, लंब का मान हमें ज्ञात करना है पी क्यू, कर्ण में हमने ज्ञात कर लिया टी अपॉन cos थीटा, तो टी अपॉन cos r1 ये मान इसमें रख दिया। ये आ गया पार्श्विक विस्थापन। पी क्यू क्या है, पी क्यू ही पार्श्विक विस्थापन है, तो यहाँ से पार्श्विक विस्थापन को डी से लिखते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है डी, तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया टी साइन आई माइनस r1 अपॉन cos r1, ये है पार्श्विक विस्थापन। परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखना है, जब कांच की पट्टिका से अपवर्तन की घटना होती है, जब कांच की पट्टिका से अपवर्तन की घटना होती है तब आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, समांतर होते हैं। उन आपतित और निर्गत किरणों के मध्य लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। ये होते हैं पार्श्विक। तो आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, साइड समझ ले डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, समझे इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लिखा करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे सोल्व करवाने की, ताकि कंटिन्यू बने रहे। और जैसे मैंने शुरू में एक बात कही थी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो कंटिन्यूटी से रहेगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो बीच बीच में अगर मान लो आप छोड़ के देखते हैं, छोड़ के पढ़ते हैं टॉपिक को, तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। इसीलिए एक बार आप पूरा कंटिन्यूटी पढ़ लें ऑप्टिक्स, उसके बाद में फिर जो आपकी इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगी उसको फिर आप दोबारा ज्यादा रिवाइज कर ले, और जो पार्ट नहीं आएगा उसको छोड़ दें, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें यूज तो करनी है लेकिन इस बार एग्जाम में नहीं आई, तो इस बार का मैटर छोड़ो, कोरोना तो इस बार ही है, उसके बाद में थोड़ी आएगा। अगले साल जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तब तो आपको पूरा पढ़ना है, इसलिए कंप्लीट आप पूरा पढ़े, सिलेबस पूरा सारा एक साथ कंप्लीट साथ साथ पढ़ते रहे, जो भी दिक्कत है निकालते रहे। बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पढ़ते रहे और जुड़े रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फिर टेक्स्ट मैसेज उसमें डाला जाता है, और टेक्स्ट मैसेज लोगों तक पहुंचता नहीं है, तो फिर उनको पता नहीं चलता। कभी कभार बाई चांस मान लो नहीं भी बना पाए या अपने पास क्लासेस रिकॉर्ड नहीं की हो तो भी समस्या हो सकती है, इसीलिए वो जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप उसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, तो फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी। ओके, शुभ रात्रि, पढ़ते रहे, खुश रहे।